करता हूँ करण सर का, तो ही इज सर्विंग एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ प्रूडेंट कॉर्पोरेट एंड एडलवाइस एएमसी. Apart from this, apart from his financial acumen, Karan sir is passionate about geopolitical events and economic implications, sharing his insight and knowledgeable speaker on various topics ranging from geopolitics to investment. So I think he's a independent speaker, thinker, investor, and also director with key important companies. So आज का जो topic है, I think he will be taking this topic. अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप से, तो आप कई सालों से देख रहे होंगे कि इनके जो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, चाहे वो करंट मार्केट सिचुएशन रहे, करंट वॉर्स रहे, लास्ट ईयर का ऑपरेशन सिंदूर रहे, या उससे पहले के, तो कहीं ना कहीं he was always giving us a perspective about situation चल क्या रही है. तो आज what we will do is that we'll directly hear from him, and आपके जो भी questions रहेंगे in the end you can post in the chat box and Q&A, and we'll take in the end. So not taking much of the time, I'll directly hand over the session to Karan sir. So over to you. Thank you. Thanks a lot, Bhanu, and for that introduction. First of all, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं प्रूडेंट के बोर्ड पे हूँ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड सबसे ज़्यादा कंफर्ट मेरे को रहता है बीइंग ऑन द बोर्ड ऑफ प्रूडेंट, बिकॉज इट्स जस्ट वंडरफुल पीपल रनिंग द कंपनी. एंड जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोड़ रहा था, प्रोफेशनल अपनी लाइफ छोड़ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल ओनली बी ऑन द बोर्ड ऑफ दोज कंपनीज जहाँ पे मेरा कंफर्ट विद द पीपल इज़ द हाईएस्ट. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं प्रूडेंट के साथ काम कर सकता हूँ, इवन आफ्टर आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड you know in the professional world. With that background, I just wanted to also share कि भानु ने ये भी बोला कि पिछले काफ़ी 2-3 साल से युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं. बात सही है एक्चुअली. और इस सारे स्पेस में मैं सरप्राइजिंगली 5-6-7 साल से बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट जब मैं एक्सेस में था तब भी मैंने प्रेजेंटेशंस चालू कर दिए थे. एक्चुअली म्यूचुअल फंड के इवेंट्स होते थे एंड आई वुड स्टार्ट टॉकिंग लिटिल बिट ऑफ जियो पॉलिटिक्स. मेरी टीम कहती थी कि प्लीज़ फोकस म्यूचुअल फंड पे करो, जियो पॉलिटिक्स पे कम करो. बट समहाउ मेरे को ये अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की दुनिया पे आ जाएगा. ये 10 साल पहले की बात है. फिर धीरे धीरे करते करते पिछले 5 से 6 साल में तो मैं ये खुद पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ कि दुनिया के किसी एक कोने में कोई घटना घटती है, फिर उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कहीं और होता है, एंड देन फाइनली इट लैंड्स अप ऑन अस ऑल्सो. एंड वो जो कनेक्शन है, क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब वो घटना घटती है देन वी गेट इनटू इट. बट what I'm trying to do is look at the possibility of that situation ahead of time, so that I'm in a position to make an impact or make a difference by seeing it ahead of time and telling people कि ये होने वाला है. Thereby can you adjust your portfolios, your investments, your way of thinking. Many times people emotionally भी drain हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसा हो गया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन का युद्ध हो गया. उस वक्त आप देख रहे थे ऑन टीवी, देयर वाज जस्ट सो मच हैपनिंग, मिसाइल्स एक्सेट्रा. अब ईरान में ये 40 दिन से ये चल रहा है. सो समटाइम्स पीपल आर नॉट इवन इमोशनली रेडी टू हैंडल दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो ये मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे भी ये बात करते करते ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं. 200 से ज़्यादा मेरे अब इवेंट्स हो चुके हैं. प्रूडेंट मेरे लिए फैमिली है, और जितने भी लोग इस कॉल पे हैं ऑलमोस्ट मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जैसे ही हैं. इसीलिए मैं जो भी बात करूंगा एकदम खुल के बात करूंगा, विद नो फिल्टर. कोई फिल्टर नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये लाइक आई सेड, ये आई विल बिहेव एंड टॉक एज इफ आई एम स्पीकिंग टू माई फैमिली. वो मैं आपसे परमिशन लूंगा. बट इसमें एक मेरा भी रिस्क फैक्टर है कि जो हम बात करने जा रहे हैं, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ स्लाइड दैट आई वांट टू शो यू. उसमें वर्ड एक जो वर्ड भानु ने भी बोला, टॉपिक भी वही है, जियो पॉलिटिक्स. सो जियो पॉलिटिक्स के 2 वर्ड हैं, जियो एंड पॉलिटिक्स. जियो का मतलब ऑब्वियसली जियो इज ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स. सो व्हेन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स कम टुगेदर इट बिकम्स जियो पॉलिटिक्स. सो मेरे को थोड़ी बहुत ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स बात करनी ही पड़ेगी. तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ. कहीं जगह अगर आपके साथ मेरी डिसएग्रीमेंट हो या आप कहीं आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो उस समय के लिए आप सुन लीजिएगा, फिर Q&A में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे. सो अहेड ऑफ टाइम मेरा ये रिस्क फैक्टर है कि बिकॉज वर्ड में ही पॉलिटिक्स है,
वो आ ही जाएगा. With that background, I'm going to do one thing. I'm going to start sharing some slides. Recording in progress. I just want to open my slides. एक बारी भानु आप मेरे को अगर कंफर्म कर दें कि you can see my हाँ slides. सर, फुल स्क्रीन करेंगे तो आई जस्ट फुल स्क्रीन डन सर. थैंक यू. You can see everything all done, confirmed? कंफर्म सर, फुल स्क्रीन. या ठीक है. So let me get straight into the slides. And please notice one small detail. ये डेट देखिए, ये 2024 की है और आज हम 2026 में हैं. So कई स्लाइड इसमें 2 साल पुरानी है. मैंने बहुत रेयर है कि मैं स्लाइड्स को अपडेट करता हूँ. सो मेरा कहने का मतलब है कि मैं लेजी नहीं हूँ कि मैं इसको स्लाइड्स अपडेट नहीं करना चाहता हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दीज आर थिंग्स आई हैड एंटिसिपेटेड 2 years ahead of time. And again, it's not के this is not to say कि oh I know everything. आई एम ओनली सिंपली सेइंग कि आजकल मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ाई कर पाता हूँ. पढ़ाई की वजह से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. पर्पस ऑफ दिस कॉल टुडे इज टू शेयर विद यू कि मुझे क्या दिख रहा है. And so, war games, geopolitics is now, events are shaping nations. Geography की वजह से nations एक्चुअली बाउंड्रीज बदल रही हैं. एंड मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा. फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक टू ऑल ऑफ यू इज, अब आप चाहो या ना चाहो, जियो पॉलिटिक्स अब आपकी दुनिया का हिस्सा बन चुका है. एक बहुत अच्छी कहावत है, आई थिंक एक फिलोसफर ने, शायद शायद अरिस्टोटल ने बोला है, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉर बट वॉर इज इंटरेस्टेड इन यू. सो यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स बट जियो पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू. और ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आजकल जितने भी लोग हैं इस कॉल पे, 400 जितने भी हैं, 400 500 जितने भी लोग हैं, उनके लाइफ में अब जियो पॉलिटिक्स डिस्कस होता ही होगा. चाहे ऑफिस में होता होगा या घर पे होता होगा या डिनर टेबल पे होता होगा, फैमिली के साथ होता होगा या दोस्तों के किसी फॉर्म में होता ही होगा. एंड ये ज्यादा आप प्लीज नोटिस करिएगा, ये पिछले 3 साल में तो बहुत ज्यादा हो गया होगा क्योंकि इवेंट इतने सारे हो गए हैं. और अगर आपको लगता है इवेंट नहीं हुए हैं तो मैं आपको थोड़ा एक दृश्य दिखाता हूं. इवेंट्स कितने हो चुके हैं केवल 3-4 साल में. इनफैक्ट मेरे को तो लगता है 2020-21 के बाद एकदम जैसे ग्राफ ही बढ़ गया हो इवेंट्स का. सो क्लियरली समथिंग इज हैपनिंग इन द लास्ट 5 years दैट द वर्ल्ड इज स्टार्टिंग टू शिफ्ट. कुछ तो बदलाव आ रहा है. पहले मैं आपको दिखाता हूँ इवेंट्स. देखिए आप जरा, केवल 3 से 4, इसमें कोई वो नहीं है, कोई डेट का सीक्वेंस नहीं है. बस मैंने 2 स्लाइड्स हैं इसमें जहां मैं दिखा रहा हूं कि कितने सारे इवेंट हो चुके हैं. तो पहले तो कोविड मेरे हिसाब से एक वेपन था, बायो वेपन. उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्यों, वाई आई थिंक इट वाज अ वेपन, वो छोड़िए. बट कोविड का तो दौर आप सबने देखा है, वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इट. अब जितने भी लोग हैं इस कॉल पे, सबको 3-3 इंजेक्शन भी लगे हुए होंगे. और उस इंजेक्शन में भी क्या है, वेरी फ्यू कंट्रीज वर प्रोड्यूसिंग द इंजेक्शन. इंडिया वाज अमंग्स द वेरी फ्यू. केवल 5 लोग इंजेक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे. उनमें से 4 तो डेवलप्ड नेशन से, एक एक था इंडिया जो कि एक डेवलपिंग नेशन है. और 150 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाना पड़ा, 2 नहीं 3-3 बारी. सो वो हो गया. उसके बाद काफी लोग भूल जाते हैं कि 2019-20 में हांगकांग में डेमोक्रेटिक जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में जैसे स्टूडेंट उतर आए थे शेख हसीना के टाइम पे, वैसे ही हांगकांग में सारे स्टूडेंट आ गए रोड पे प्रोटेस्ट करने चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट. बिकॉज तब तक चाइना एकदम घुसा नहीं था हांगकांग के अंदर. लाखों के संख्या में प्रोटेस्टर्स, जो बच्चे स्टूडेंट्स आ गए. ओवरनाइट 2 हफ्तों के अंदर अंदर चाइनीज आर्मी अंदर आ गई, घुस गई, उड़ा के रख दिया सबको. मारा नहीं आया, मीन टू से दैट दे वर, बट स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स को एकदम जेल कर दिया. मतलब दे वर रिमूव्ड. 2 हफ्तों के अंदर अंदर फिनिश्ड. अब किसी को याद भी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट हुए थे. और आज हांगकांग एक चाइनीज यूनिट की तरह ऑपरेट करता है. जो हांगकांग पहले होता था और आज के हांगकांग में जमीन आसमान का फर्क आ गया है. उसी को अगर आप एक्सटेंड करो तो आप देखो चाइना ने कितना डेट दे दिया है सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट में. देखिए श्रीलंका, नेपाल, कितने सारे अफ्रीकन नेशंस को इन्होंने अपने डेट के नीचे ही दबा दिया. सो दे वुड गिव दीज लोन. सो चाइना क्या करता है, एकदम साहूकार की तरह एक्ट करता है. जैसे अब पुरानी पिक्चरों में होता था कि वो लैंड करते हैं और जब फार्मर पैसे वापस नहीं कर सकता तो लैंड उसका. एग्जैक्टली यही हुआ श्रीलंका में.
श्रीलंका को दे दिया लोन $2 से $3 बिलियन का। श्रीलंका वापस कर नहीं पाया लोन, तो उन्होंने उनका पोर्ट ही ले लिया, हनबनटोटा पोर्ट। अगले 99 साल के लिए पोर्ट ले लिया। और वो पोर्ट लेने का मतलब ये हुआ कि चाइनीज वेसल्स लिटरली नाउ आर पार्क्ड, कुड बी पार्क्ड जस्ट ऑन इंडियाज डोर स्टेप। वो अलग बात है कि फिर इंडिया ने वो लोन पे किया श्रीलंका के बिहाफ पे, पोर्ट अब वापस श्रीलंका ले रहा है चाइना से, वो सब अलग बात है। बट मेरा कहने का मतलब था, अपने ही इलाके में देखिए कितना कुछ चल रहा है। फिर 1962 में लास्ट युद्ध हुआ हमारा चाइना के साथ, जो 40 साल में नहीं हुआ वो अब भी हो गया गलवान में। एंड देन आप सबको याद ही होगा कि वी लॉस्ट 20 सोल्जर्स, जिसमें कर्नल संतोष बाबू वॉज कमांडिंग ऑफिसर, ही लॉस्ट हिज लाइफ। 19 सोल्जर्स फ्रॉम बिहार रेजिमेंट एंड पंजाब रेजिमेंट लॉस्ट देयर लाइव्स इन वन नाइट। हैरानी की बात यह है, आई एम श्योर इसके ऊपर पिक्चर बन रही होगी, इस युद्ध में एक भी बुलेट फायर नहीं हुई थी, बिकॉज सोल्जर्स आर नॉट ऑन द इंडियन बॉर्डर विद चाइना। ये बाय एग्रीमेंट है दैट यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी राइफल्स, बुलेट्स, नथिंग। सो दे फॉट विद हैंड्स, रॉक्स, रॉड्स, थॉर्न। मतलब जैसे ना, जैसे 2000 साल पहले अगर कोई युद्ध करता था हाथों के साथ, पत्थरों के साथ, उस युद्ध में हमारे 20 सोल्जर मर गए। फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सजेस्ट कि पूरी रात वो युद्ध चला। कहा जाता है कि 90 से 110 चाइनीज सोल्जर्स ऑल्सो डाइड। दैट्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दैट हैव कम ओवर टाइम रिसर्च के बाद। बट आप सोचिए, जो 60-70 साल में नहीं हुआ वो भी हो गया पिछले 4 साल में चाइना के साथ एक युद्ध। प्लीज रिमेंबर, चाइना ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो भी अब अमेरिका की तरह सुपर पावर है। कोई एक देश नहीं है जिसने चाइना को इतने हद तक कन्फ्रंट किया है जितना इंडिया है। टिकटॉक बैन इंडिया ने किया, गलवान में लड़ाई इंडिया ने करी, कोविड के टाइम पे पुशबैक चाइना को इंडिया ने करा। तो आज एक स्थिति ऐसी आ गई है कि चाइना हमारा दोस्त भी है किस हद तक, कुछ कुछ हद तक, और हमारा दुश्मन भी है। सो इस बड़ा बड़ा पेचीदा सा रिलेशनशिप है हमारा चाइना के साथ। फिर क्या हुआ, बालाकोट स्ट्राइक्स, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ। बालाकोट मतलब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक काफी साल से नहीं हुआ था, इनफैक्ट 20-25 साल से नहीं हुआ था, वो भी हो गया, बालाकोट हो गया। 20 साल तक अमेरिका तालिबान अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। फिर वन फाइन डे 3 साल पहले अमेरिका ही चला गया वापस अफगानिस्तान। 20 साल तक देयर वाज नो न्यूज ऑफ तालिबान। पिछले 3 साल में तालिबान वापस आ गया। व्हेन तालिबान केम बैक, द न्यूज पेपर्स एंड न्यूज हेडलाइन केवल एक ही थी, नाउ इंडिया इज इन ट्रबल, बिकॉज अब हमको पाकिस्तान के साथ भी डील करना है और अब हमको तालिबान के साथ भी डील करना है। ये तीन तीन साल पहले की खबर है। पर आज देखिए स्थिति कैसी है, दैट तालिबान इज एक्चुअली फाइटिंग पाकिस्तान। तो कमाल का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है कि जिसने क्रिएट किया था तालिबान, उसी के साथ अब तालिबान लड़ रहा है, इंडिया के साथ नहीं लड़ रहा है। उसका रीजन है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आई एक्सप्लेन सम ऑफ दैट बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट। और पाकिस्तान कौन चला रहा है किसी को आइडिया ही नहीं है। मतलब वो इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो जेल में है। इनका आईएसआई का जो हेड था, जो तालिबान को लेकर आया वापस, और उसकी फोटो थी चाय पीते हुए तालिबान के, वो भी जेल में है। एंड सो अपेरेंटली टुडे आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ दे रन। बट टर्मोइल देखिए कितना है पाकिस्तान के अंदर। जो मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर बिहाइंड 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 जेल। साइबर अटैक्स हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इंडिया में भी, और काफी हद तक हो चुके हैं। आपको शायद शायद याद होगा, 2 या 3 महीने पहले स्पेन, पूरा स्पेन, 90% ऑफ स्पेन का जो इलेक्ट्रिसिटी था दैट वेंट ऑफ ग्रिड। फिर उन्होंने तहकीकात करी, दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट ये हुआ क्या, बिकॉज दे डिपेंड ऑन ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी अ लॉट। देन दे रियलाइज कि वो स्पेन केम अंडर अ साइबर अटैक। फॉर द होल डे देयर वाज, ऑल ऑफ स्पेन हैड टू शट डाउन। अपने यहाँ पे भी मल्टी, ओके जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, शायद आपको स्टैट से समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग उन 3 दिनों में द एनएससी वुड कम अंडर एटलीस्ट 10,000 साइबर अटैक्स अ डे। 10,000 11,000 साइबर अटैक्स अ डे हो रहे थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। वो अलग, आई मीन ऑब्वियसली द फायर वॉल्स आर सो वेल प्रिपेयर्ड, एंड दैट
for cyber security so well done both at NSE and BSE that nothing went wrong, but the intention was to breach NSE, BSE banking structures of India so that it could disrupt free flow of capital. ऑब्वियसली ट्रेड वॉर, जिसके बारे में हमको मतलब 5 साल पहले किसने सुना था कि वॉर का एक फॉर्मेट होगा ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर में क्या होगा कि एक देश दूसरे देश पे सैंक्शन लगा देगा कि आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। और ये तब हमको सुनने में आया जब ट्रंप ने इसको कर दिया, बट इससे भी पहले हो चुका था। चाइना ने ट्रेड वॉर ऑस्ट्रेलिया पे कर दिया था, एंड इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज कि व्हाई डिड दे डू दैट। ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना आर बिग ट्रेडिंग पार्टनर्स। सो ऑस्ट्रेलिया ने ना कोविड के खत्म होने के वक्त सिर्फ डिप्लोमेट्स ने ये बोला हमको ये जरूर पता करना चाहिए कि ये कोविड शुरू कहाँ से हुआ। इट सीम्स एज इट मे हैव कम फ्रॉम ओरिजिन्स कुड बी फ्रॉम चाइना, वुहान से ये शायद शुरू हुआ, तो जरूर वी शुड इन्वेस्टिगेट। वो डायलॉग के बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ट्रेड वॉर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स कैटल गुड्स, वाइन, कोल, डेयरी प्रोडक्ट्स इतना एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया चाइना को कि उस पे इन्होंने डबल टैरिफ कर दिया। सो वाइन वगैरह पे, ऑस्ट्रेलियन वाइन पे इन्होंने डबल कर दिया। सो वाइन की एक्सपोर्ट ही बंद हो गई। ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स के लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो गई। फिर जो ऑस्ट्रेलियन कोल, बहुत हाई क्वालिटी का कोल है, वो भी चाइना को जाता था फॉर चाइनीज यूज। चाइना ने वो लेना बंद कर दिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय हाइकिंग टैरिफ, सिंपली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने ये क्वेश्चन किया कि ये कोविड आया कहाँ से। तो आप सोच सकते हो कि ये ट्रेड वॉर नया नहीं है, ये काफी सालों से चला आ रहा है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ट्रंप केम इन एंड ही पुट इंडिया अंडर टैरिफ, he's put many countries under tariff। फिर ट्रेड वॉर के ऊपर, because trade war started, sanctions happened, tariff went up, it had an impact on the markets। Remember, it had an impact on the markets। ताइवान के ऊपर तो अब आजकल कोई बात ही नहीं करता, एज इफ सारा फोकस अब मिडल ईस्ट रशिया पे, एंड देन ताइवान के ऊपर जस्ट FYI, चाइना कंसिडर्स ताइवान एज एन इंटेग्रल पार्ट, मतलब उनको लगता है कि वो उनका हिस्सा है, एंड उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि बाय 2030 इट शुड बी अ यूनिफाइड कंट्री। सो दैट्स अबाउट 4 years फ्रॉम नाउ। सो ये सब हो रहा था, ये सब हो ही रहा था कि एक एक्चुअल वॉर चालू हो गई, रशिया यूक्रेन। दिस स्टार्टेड अबाउट 3 years ago, 22 में, 23 अराउंड दैट टाइम एक एक्चुअल वॉर चालू हो गई। एंड आई एम गोइंग टू कवर द रशिया यूक्रेन थोड़ा डिटेल में आगे जाके। सो अ रियल वॉर स्टार्टेड। एंड फिर आप सबको तो याद ही होगा ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट, 1 millimeter बुलेट हियर एंड देयर, मतलब 1 millimeter। Everyone remembers how Trump got saved, etc. I think that has had a profound impact. That this one incident has had a बहुत deep impact हुआ है on the way Trump thinks. He now believes that he was saved for a bigger purpose। So जितने भी आप देखते हो ना ये acts जो ट्रम्प करता है, good और bad पे मैं comment नहीं कर रहा हूँ। I'm saying whenever Trump is taking a decision, he now believes that he was saved for a reason, and he's doing all this to make America great again। And maybe parts of what he's doing is correct, maybe parts of what he's doing is incorrect। That's not my comment। My comment is how he's looking at the world, and this one incident changed the way he is looking at the world। He now thinks इसके पास divine rights हैं to make decisions that no other person has made before him। क्लोजर होम, बांग्लादेश में क्राइसिस हो गया, नेपाल में क्राइसिस हो गया। बांग्लादेश में शेख हसीना वॉज अराउंड फॉर 12 साल, शी इज नॉट देयर। नेपाल में क्राइसिस हो गया। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि नेपाल और यूके केवल ऐसे 2 देश हैं जिनमें 10 साल में 9 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। सो प्रीटी अनस्टेबल नेपाल हैज़ बीन। अब जाके एक यूथ 34 साल के एक युवा को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया है, एक्सेट्रा। बट दोनों जगह क्राइसिस हो चुका है। फिर जो इंडिया में नहीं हुआ था वो भी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। वी हैड अ 3 day 88, उसको टेक्निकली इज कॉल्ड 88 hour वॉर। उन 3 घंटों में, सॉरी 3 दिनों में, 88 घंटों में वी फॉट अ वॉर, फुल फ्लेज वॉर। जैसे फुल फ्लेज मतलब काइनेटिक वॉर, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, एवरी पॉसिबल वेपन वॉज यूज्ड, एंड देन द वॉर स्टॉप्ड। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं, स्टार्टिंग अ वॉर एंड एंडिंग इट, अ वॉर
is the most difficult thing. Starting is the easiest, ending is the toughest. वो आप देख ही रहे हो, रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, 40 days हो गए हैं, नाउ देयर इज अ सीज फायर. सो फॉर द स्टार्ट एंड एंड फॉर 3 days, it is beyond belief that India could control the war so well that we could end it off in 3 days by sending a message as well. And जब ये खत्म हुआ तो you are now in the middle of the Israel US war. So ये 4 साल का स्टोरी मैं आपको एक बता रहा हूँ, और अभी तो I'm assuming some parts of it will happen a bit more, etc. This is just a synopsis of what's happened in the last 3 to 4 years. So what does it mean? So I came to the conclusion कि जो फॉर्मेट्स ऑफ वॉर हैं वही बदल गए हैं. अब जरूरी नहीं है कि आपको यू डोंट हैव टू फायर बुलेट्स, वो लास्ट ऑप्शन है. यू डोंट हैव टू यूज मिसाइल, यू डोंट ड्रोन बुलेट मिसाइल वॉर बॉम्ब्स, ये एब्सोल्युटली लास्ट ऑप्शन है. उसके पहले इतने सारे वॉर चल रहे हैं, एंड रिमेंबर इंडिया इज इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ देम. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्पेंड अ मिनट एंड अ हाफ ऑन दिस स्लाइड. ये जरूरी है ये समझना, बिकॉज ये जितने भी फॉर्मेट ऑफ वॉर हैं इन सब में एक्शन हो रहा है, और इन सब में आपका देश इन्वॉल्व है, इस सब में आप भी इन्वॉल्व हो, whether you are aware of it or not, but you are deeply involved in all of these. So let me explain. Cyber war तो मैंने आपको बताया. Cyber war में this is constant. I think just yesterday China came under a cyber attack, and a lot of their military details are now on the dark web. And so this is now a reverse attack on China. Like I said, Pakistan has been trying to get through on some of our. We did come under attack. Power grid, I think in Bombay, for about half a day, the power grid was down. A couple of banks, very big, large banks have come under attack. So ये तो अपना रोज का है. Rare earth processing. It's quite interesting that फर्स्ट ऑफ ऑल देयर नथिंग रेयर अबाउट रेयर अर्थ. ये बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है. कैसा ऐसा नहीं है कि किसी के पास है नहीं, बट इसकी प्रोसेसिंग केवल एक देश के पास है. 90% रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग केवल चाइना के पास है. ये बहुत ही गंदा काम है ये ना. इट्स लाइक माइनिंग का काम है. इट्स लाइक गेटिंग योर हैंड्स डर्टी. इसमें एनवायरमेंटल लॉज भी सारे ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग करना किसी को नहीं करना था ये. सो अमेरिकन एंड यूरोपियंस ने अबाउट 30 साल पहले डिसाइड कर लिया कि हमको रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग नहीं करनी है, सो आउटसोर्स कर दिया. और किसको किया? एक पिछड़े देश को, विच हैपेंड टू बी चाइना. एंड चाइना ने उसको आज तक नहीं छोड़ा है. आज के डेट में इसने वेपन बना दिया है. रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग यानी कि 90% प्रोसेसिंग अगर चाइना करता है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो भी एलिमेंट तैयार होते हैं उसकी सप्लाई अब चाइना के हाथ में है. और सारी चीज जो आप, अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं उसमें भी रेयर अर्थ के मटेरियल यूज होते हैं, मिसाइल्स में होते हैं, एयरक्राफ्ट में होते हैं, नेविगेशन सिस्टम में रेयर अर्थ यूज होते हैं. सिल्वर का एक कंपोनेंट है रेयर अर्थ. सो कहने का मतलब है कि चाइना के हाथ में एक ऐसा एक प्रोडक्ट आ गया जो पूरी दुनिया चलाता है, एंड उस 90% is in their hands. So when the trade war started between China and America, when that trade war started, when Trump said कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना sanction लगा दूंगा, what did China do? They said fine, लगा दो आप, whatever you think is correct, हम आपको rare earth नहीं देंगे. And this is known as weaponization of economic wars, trade wars, rare earth wars. Think of water wars. After Pahalgam happened, what did India do? India said कि जो इंडस वाटर का जो फ्लो है वो हम अब पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे. जो हमारा लेजिटिमेट पानी है वो हम अपने पास रखेंगे. आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा. इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा ट्रीटी है, एकदम लॉपसाइडेड ट्रीटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी बनाया था, इट जस्ट इज अ बिजार ट्रीटी. बट चलो, लेट्स अज्यूम कि वी एडहियर टू द ट्रीटी. उस ट्रीटी में 83% पानी हैज टू गो टू पाकिस्तान, 17% वी कैन यूज. ये बाय लॉ है. तो ठीक है, बाय लॉ है. आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो 17% भी इंडिया नहीं यूज करता है इंडस वाटर ट्रीटी में. हम वो 17 भी नहीं लेते हैं, वो भी पाकिस्तान को फ्लो हो जाता है. सो हम केवल अपना 17% वापस ले रहे हैं.
वो 17 भी अगर वापस ले लिया ना तो डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ही बंद हो जाएगी, बिकॉज दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंडस वाटर फॉर ऑल ऑफ इट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो दिस वाटर वॉर इज रियल. तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना इज बिल्डिंग डैम्स इन असम ऑन ब्रह्मपुत्र. सो मेरा कहने का मतलब है वाटर इज ऑल्सो फॉर्मेट ऑफ वॉर, और इसके ऊपर आप बहुत सुनेंगे आगे जाके. इकोनॉमिक एंड ट्रेड के बारे में तो मैंने आपसे बोला ही, इट्स जस्ट वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड. फिर बायोलॉजिकल वॉर, आई सेड कोविड वॉज अ बायो वेपन. वेदर यूज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. आई एम नॉट सेइंग कि उसको इंटेंशनली यूज किया होगा, बट वेपन वो जरूर था. एंड अनइंटेंशनल यूजेज में भी उसने दिखा दिया दुनिया को कि व्हाट अ वेपन लाइक कैन दैट डू. More than anything else, it stopped economic growth in many nations for up to 6 months. Because आपको सबको याद ही होगा, हम सब घर पे ही थे. So that weapon forced, nothing happened, nothing was flying over us. There were no missiles, but everyone was at home. Semiconductor. So the exact way China has rare earth, Americans have semiconductors, and so does Taiwan. So now in this big fight between the Chinese and the Americans, what the Americans are also saying, Nvidia, हम Nvidia के सबसे अच्छे चिप्स चाइना को नहीं देंगे. बिकॉज अगर हमने Nvidia के मोस्ट एडवांस चिप्स चाइना को दे दिए, फिर चाइना ऐसी एआई कंप्यूटिंग कर लेगा दैट दे विल स्टार्ट बिकमिंग better in technology, better than the Americans. So Americans said, we won't give you semiconductor chips because semiconductors are used in AI, they're used in drones, they're used nano chips, etc. And please remember, China wants Taiwan, not because उसको उस देश से प्यार है, because Taiwan has Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. 70% of all semiconductors which are made in the world, 70%, उसका TSMC से कोई ना कोई लेना देना है. दैट इज वाई चाइना वॉन्ट्स ताइवान. ताइवान मिलेगा तो TSMC भी मिल जाएगा. सो इन ऑल ऑफ दिस देर इज व्हील विद इन व्हील वॉर गोइंग ऑन. नैरेटिव वॉर, ये मेरा फेवरेट है. इसके ऊपर तो मैं घंटों बात कर सकता हूं, बट टाइम की कमी होने के लिए मैं आपको केवल 2 एग्जांपल दूंगा टू प्रूव टू यू हाउ बिग दिस नैरेटिव वॉर इज. आज मतलब 2 इंसिडेंट्स लेता हूँ. ऑपरेशन सिंदूर का एक इंसिडेंट लेता हूँ. वो 3 दिन में अब इतना रिसर्च आ चुका है. लाइक पीपल हु रीड वॉर, हु रिसर्च वॉर, दे हैव रिटन अबाउट ऑपरेशन सिंदूर. लाइक दे आर स्कॉलर्स, दे आर रिसर्चर्स, उनकी बुक्स आ चुकी हैं. दे हैव categorically said that Pakistan was decimated and India had complete control in that war. But what is the narrative? कि कितने रफाइल गिरे? Did India lose 3 Rafales? India lost aircrafts. So can you imagine that the narrative is how many planes did India lose? Whereas research now suggests with proof, I'm not giving, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ because I don't have proof. There is proof that India completely dominated the war. I'm not even commenting if plane गिरे या नहीं गिरे, but I'm saying look at the way the whole narrative has shifted completely. As if losing 3 aircrafts means India lost the war. Absolutely wrong way to look at life, or through that prism is incorrect. But the narrative was set that just keep everyone focused कि कितने हवाई जहाज गिरे. That's one example. Today the example that I want to share is Iran-Israel war. And I'm sure many people is call पे भी must be wondering, wow, Iran has done such a great job. America has lost, Iran has won. ये narrative बनता जा रहा है. जबकि रियलिटी ये है दैट वॉर में ना केवल एक लूजर होता है, एक विनर होता है. ब्लैक एंड वाइट, देयर ग्रे बहुत कम होते हैं. क्या होता था पुराने जमाने में? वॉर होती थी लैंड के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, कि मैंने तेरा लैंड ले लिया, इस ये लैंड मेरा हो गया, आई वन द वॉर, आई ऑक्यूपाई द वॉर. बट आजकल दोज द वॉर्स आर नॉट फॉर फॉट कि आई वांट टू टेक योर लैंड. So it's very easy to create a narrative. Like India did not attack Pakistan to take land. We attacked Pakistan in response to Pahalgam. Israel and America attacked Iran because of its state-sponsored terrorism, etc., etc. But the narrative that is being set is America has lost the war and Iran has won the war. जबकि ईरान के पास लिटरली कुछ नहीं बचा है.
मैं मतलब पूरी लिस्ट अगर आप देखो, दे आर लेफ्ट विद नथिंग, एंड द ओनली थिंग दैट दे हैव सम कंट्रोल इज मे बी द स्ट्रेट्स, विच इज व्हाट द होल डिस्कशन इज अबाउट. एंड ट्रस्ट मी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विद यू हाउ सेटिंग इज डन सो दैट people are get less focused on the reality. So Netanyahu का एक बहुत brilliant statement है. He is the prime minister of Israel, and he said, "I'm happy to lose a narrative war as long as I'm winning the actual war." So it's very important as citizens of this country. ये आपके बहुत सारे narrative war, psychological operations, बहुत सारे आपको just to give an idea, something like 17 to 18 billion dollars is spent to create narrative, to create psychological operations a year. कि आप और मैं सोचते कैसे हैं. तो बहुत ध्यान से सोचिएगा और बहुत डीप सोचिएगा, तब जाके आंसर आते हैं, नहीं तो मेरे को फोन कर लीजिएगा. एंड द लास्ट इज काइनेटिक वॉर, जो एक्चुअल वॉर है, कन्वेंशनल मिलिट्री फाइट्स. सो ये पूरा ये जो शीट है ना, एंड में जाके काइनेटिक आता है. मगर यू हैव टू, यू कैन सी दैट काफी कुछ हो रहा है दुनिया में. एंड लाइक आई एम रिपीटिंग, इंडिया इज इन द मिडल ऑफ ईच एंड एवरी फॉर्मेट ऑफ वॉर, एंड सो आर यू. I'm going to now do one thing. मैं ना subcontinent, so I'm going to do three things. I'm going to do three things out here. I'm going to talk about subcontinent, मतलब अपने यहाँ क्या चल रहा है, India. Then I'm going to shift to the Middle East, and then last में Russia, Ukraine, and then a common thread है उस सब में, which is investing, which is what Bhanu was saying. So let me quickly say कि Indian subcontinent में क्या चल रहा है. The बांग्लादेश क्राइसिस, बॉस अपना नेबर है वो. एंड 10 साल से दिस लेडी वॉज आर बिगेस्ट सपोर्टर, शेख हसीना. उसने सारे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, उस सब पे कंट्रोल किया हुआ था. तो सडनली व्हाट हैपेंड दैट दिस कंट्री इज बिकम लाइक इस्लामिस्ट एंड प्रो. इनफैक्ट सो मच सो दैट आईएसआई के साथ इनके रिलेशनशिप्स आर बैक एक्सेट्रा. सो कुछ तो हुआ है, एंड आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम दैट जब आप ये चीज देखते हो, उससे 2 साल 3 साल पहले ही घटनाएं चालू हो जाती हैं. ये एक्चुअली ये 25 की हुआ, ये ट्रांजिशन 25 में, बट एक्शन 21 से ही स्टार्ट हो गया था. और ये सारा जो मैंने पिकअप किया, ये सारे डॉक्यूमेंटेड, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड. मैंने कहीं अपने, आई हैव नॉट मेड इट अप थ्रू माय ओन माइंड. ये सब आप, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ. 21 से ही द अमेरिकन हैज स्टार्टेड पुशिंग शेख हसीना. 22 में द एम्बेसडर, जो शेख हसीना के जो जेल्ड ओपोनेंट्स थे, उनको जाके, जो वहां का एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर, एग्जैक्टली व्हाट सम ऑफ देम डू हियर, द एम्बेसडर्स आउट हियर of different countries end up meeting the opposition leaders, which is fine. I mean, I'm not saying कि वो गलत चीज है, but exactly same thing happened in Bangladesh also. And then in 23 Sheikh Hasina in the democracy, तो कुछ तो रीजन होगा that शेख हसीना जाके पार्लियामेंट में बोलेगी. फिर 23 में एंथनी ब्लिंकन, जो पहले मार्को रूबियो से पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने वीजा रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए बांग्लादेश पे. एंड देन धीरे धीरे करके दे मेड दिस बांग्लादेश जिनीवा कन्वेंशन को, it's breaking the Geneva Convention. They started painting Bangladesh in a light that ये एंटी डेमोक्रेसी है. एंड धीरे धीरे करते 24 में द प्रोटेस्ट स्टार्टेड. एक बेसिकली स्टार्ट होता है, हमेशा स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही स्टार्ट होता है. मैं आपको अनगिनत एग्जांपल दे. यूक्रेन में भी 2014 में जब जेलेंस्की आया, उसके पहले जो प्रेसिडेंट था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वर क्रिएटेड, इट्स कॉल्ड द ऑरेंज रेवोल्यूशन. एंड द प्रोटेस्टर्स केम ऑन द रोड. 250 लोग मर गए उस प्रोटेस्ट में, बिकॉज इसने शूट ऑर्डर्स दे दिए, एग्जैक्टली व्हाट शेख हसीना डिड. And in both the cases, the presidents had to be removed because they ended shooting protesters. And so there was so much backlash. So Bangladesh may be over that the CIA started fueling protests in Bangladesh. And then Sheikh Hasina said that the Americans want to create a Christian state. And धीरे धीरे करते कराते, all of this basically meant that there was a reason why reasons were created to make sure that Sheikh Hasina leaves. One of the reasons, and there are many, I don't want to get into too much detail,
is this small little island. ये बांग्लादेश का आइलैंड है, ये बांग्लादेश का मैप है, ये ये बांग्लादेश का मैप है. इट इज बॉर्डर विद म्यांमार. एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड. अमेरिका वांट सेंट मार्टिन आइलैंड. सो ये बांग्लादेश के it's part of Bangladesh maritime facilities. The Americans want this small little island called Saint Martin, and why would they want it? Because they have no such facility to counter China in this region. So technically they wanted Saint Martin so that they could create a base. जैसे डीगो गार्सिया में इनका बेस है, मल्टीपल आपने देखा है यूएई में, तो मिडिल ईस्ट में तो इनके भर भर के बेस हैं. So the Americans wanted Saint Martin to create this military base where they could counter China, but Sheikh Hasina refused. And she refused because she knew that अगर ऐसा हो गया, then India will have serious security challenges, because Bangladesh and India are neighbors. Imagine having American troops right on India's border or on India's front. That can have serious security issues for India. So she pushed back. All of that got created into a 3 year of process, and finally she was kicked out. And then I just want to show you something. We, it's very interesting that India shares almost like a 4,000 kilometer boundary, or not boundary, border with Bangladesh. 4,000 kilometers, all of our states. So people are worried about Pakistan and China. मैं कह रहा हूँ बस उतना ही worry अब बांग्लादेश भी है. And you can see what's happening in this election in West Bengal. The biggest issue is influx of migrants. And by the way, how did Trump come to power? I'm jumping this a little bit so that just you'll understand what I'm saying. How did Trump come to power? He said, I will make America great again. I will give employment, economy बढ़ाऊंगा, and I will stop illegal immigration. Can you imagine that a developed country like America has to deal with illegal immigrants, and India is also dealing with the same thing? Boss, this is super serious, because illegal immigrants are illegal. They're not legal. अगर आप legally जाते हो, then you are allowed to come in. But when you go illegally, and what that does is it changes the proportion of people who are so it changes demand, it changes jobs, it changes living standards for the people in the country. And India is facing the same problem. And we have a 4,000 kilometer border all of Bangladesh. So you can imagine that हमारे लिए भी ये safety issue कितना है. And many times I'm asked this question, that don't you think we are surrounded by enemies? I'm asked this question very often. India is surrounded by a very tough environment, very tough neighborhood. And my answer is yes, correct. We are surrounded by tough neighborhood. But what I'm going to prove to you today is that in the tough neighborhood, every time something goes wrong, 6 महीने के बाद वो उल्टा हो जाता है. I'm going to give you an example of what I'm saying. Barring Pakistan, and I'll keep Pakistan separate because in my opinion वो एक failed state है. It's a country or whatever it is. It's the 24th province of China. वो एक China का एक province ही समझ लीजिए. उसका it is irrelevant in our equation for now. So I'm going to keep Pakistan out. Look at Afghanistan. And I come back to that point when Taliban came. सबको लगा अब Taliban आ गया, game over. India will now be in deep trouble. It's changed. Who is Taliban fighting? Pakistan. Okay. When Nepal, every time in the last 9 years, Nepal has been, putting chabi on India, obviously because of the Chinese. It's called cartography war, जहाँ पे maps बदल देते थे. On the ground position नहीं, but cartography में भी Nepal would keep adding that parts of India, Lumpini वगैरह, ये सब हमारा है. तो वो cartography war भी चलने हो गया with Nepal. Today, what is happening is the entire political system in Nepal is over, and you got a slightly more pro-India focused PM back into the country with full majority. Can you believe it? 10 years, 9 PMs. Look at what has happened in Myanmar. Everyone knows that Myanmar is in the middle of the worst possible crisis. But India is the only country right now which is talking to the Myanmar army and Arakan and to the Janta.
And so what I'm trying to say is that while everything looks very tough at that moment, but things change. Look at Sri Lanka. Sri Lanka में भी coup हुआ. You remember president के palace में everyone was jumping into the swimming pool, etc. Who has come to help in Sri Lanka? India. India has solved its debt problems. India has paid its loans. India is helping Sri Lanka get its port back. And so in the neighborhood, the last one I want to give you an example is Maldives. मिज़्यूओ प्रेसिडेंट मिज़्यूओ जो मालदीव्स का अभी प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन कैसे पता आपको कैसे जीत के आया? उसने अपनी टी शर्ट पे लिखा था इंडिया आउट। तो वो मालदीव्स इलेक्शन जीता ही इस प्लान पे है कि इंडिया को मैं बाहर करूंगा। आज के डेट में सबसे बड़ा रिलेशनशिप इज बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया। ही इज गिवन 28 आइलैंड और 26 आइलैंड्स टू इंडिया टू प्रोवाइड दोज आइलैंड्स विद वाटर। आज भी कोविड के जितने वैक्सीन थे went all the way to Maldives. Of course, they went to 100 countries, but Maldives. There's a reason why the subcontinent always comes back to India. Because we don't have an expansionist army. अपना intent ही नहीं है to grab land. So when this set of nations feel as if they never feel threatened that India is out to grab their land, they may have issues on that occasion for some time, but I can tell you for sure that our neighborhood outside of Pakistan, which like I said, is irrelevant. Pakistan is not consequential right now. Outside of that, our neighborhood is getting stable and stable and stable. There's another reason for it. In our neighborhood, सबसे ज़्यादा पैसा हमने अफगानिस्तान को दिया है, सबसे ज़्यादा। आप whether it's their parliament, whether it's their कुछ भी देख लो आप, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा फंडिंग goes from मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो एड एलोकेशन है वो हाईएस्ट इज इन द नेबरहुड। सो ये सब कुछ डेटा है। मालदीव्स में भी आप देखो, ये डेटा मैंने निकाला है। सबसे ज्यादा पेमेंट्स गोस आर सपोर्ट सिस्टम टू मालदीव्स इज द हाईएस्ट। एंड श्रीलंका में इंडिया इज लॉन्च यूपीआई, पेड ऑफ लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान। सो द रीजन व्हाई आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू दिस स्लाइड्स इज नेबरहुड फर्स्ट is India's principal responsibility. And this is something I wanted to share because आज आप शायद ये भूल गए होंगे कि अब तालिबान आ गया है तो अब क्या होगा, बांग्लादेश में शेख हसीना चली गई अब क्या होगा, देयर इज एन इशू इन श्रीलंका, इंडिया का क्या होगा। एवरी टाइम समथिंग लाइक दैट कम्स अप इट चेंजेस। ऑलवेज गिव इट 6 to 8 months, the situation changes. So now I'm going to come quickly to the Middle East. ये लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, ये 40 दिन पुराना है, बट ये 45 साल का प्रॉब्लम है तो ये 45 दिन से चल रहा है, 45 साल हो चुके हैं इसको। तो इस तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा एंड आई विल शो सम मैप्स एंड ऑल ऑल्सो। ये थोड़ा समझना जरूरी है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये छोटा युद्ध नहीं है, ये डिफाइनिंग युद्ध है। So let me first come to the first slide of this. Let's start with basics. This is Israel. So just I want you to understand ये Israel का मैप्स एंड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा ये जो ब्राउन कलर का जो आप लैंड देख रहे हो ये इजराइल है, उसके अंदर जो पर्पल देख रहे हो उसके अंदर वो पैलेस्टीन है और ये लेबनन है। सो जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कल या परसों हिजबुल्ला पे अटैक्स हुए थे। माय 300 हिजबुल्ला फाइटर्स डाइड और समथिंग लाइक दैट। वो लेबनन में थे, दे आर इन बेरूट। दिस इज लेबनन, दिस ब्राउन पैच इज इजराइल। इजराइल के अंदर यहाँ पे दिस इज पैलेस्टाइन। बट आई वॉन्ट यू टू सी द मैप of the world and who is Iran surrounded by, Israel surrounded by, Egypt। इनके साथ इनका युद्ध हो चुका है। अब एक पीस एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट 30 साल से चल रहा है, इट्स नॉट स्टॉप, बट दे फॉट अ वॉर एंड दे डिफीटेड द इजिप्शियंस। they fought wars with Syria. They've had there are two nations with whom Israel have a peace accord जो कि 40-30 साल से चल रहा है and not been broken, with Jordan and with Egypt. But with everyone in the region, they fought a war.
बिकॉज ये जो आप जितने नेशन आप देख रहे हो फ्रॉम इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यमन, इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है दैट इनको इसराइल को नामो निशानी हटा देना. इसराइल शुडंट एग्जिस्ट. Like the Pakistani defense minister wrote on his tweet 2 days ago while doing peace talks. He wrote that Israel it shouldn't exist or something like that. Then he had to take the. So वो तो पाकिस्तानी thought process था. But इनके जितने भी नेबर हैं उनको लगता है Israel should not exist. And so I wanted to show. So अगर आपको लगता है India is in a tough neighborhood, so you can imagine ये neighborhood कैसा है. And I'm now doing a little blowout, थोड़ा और bigger map दिखा रहा हूं of Israel. So I'm just blowing this bit up so that you understand what's going on. ये Israel है पूरा. ये है पैलेस्टीनियंस, इसको वेस्ट बैंक बुलाते हैं, वो इसराइल के अंदर है. और ये है गाजा. 22-23 किलोमीटर स्क्वायर, 22-23 किलोमीटर जितना ये स्ट्रिप है गाजा. एंड this is so the Hamas is based here and Hezbollah is based here. In 2023, on 7th October 2023, 1,500 Gazans came through land, air, and sea and attacked all the villages out here, all of them. And they killed 1,200 Israelis and took away 350 hostages. So let me repeat that. 1,500, I'm sure everyone remembers that. 1,500 Gazans came through Hamas, whatever, Hamas terrorists, or whatever you want to call them. They came through land, air, and sea. They used propeller aircraft. They came through the land. They came through sea. They came with every possible equipment and they attacked Israel. And they killed 1,200 log, 350 log. For decades, for literally decades, Israel was preparing for a war from Hezbollah. They thought that जो भी अटैक आएगा वो हिजबुल्ला लेबनान से आएगा. एंड ये परफेक्ट डिसेप्शन था. तो 20-22-23 साल तक ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि हिजबुल्ला इतना पावरफुल है, अटैक करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा. एंड हमास was treated like इनकी औकात नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है इनके. So the Israeli defenses were literally sleeping. I'm reading a book. Where is the book? Let me see if I have it here. Currently I'm reading a book. It's called While Israel Slept. आज की डेट में देर इज नो नेशन ऑन दिस प्लैनेट जिसकी इतनी इंटेलिजेंस है. ईरान के उन्होंने कुछ 55-60 कंप्लीट लीडरशिप उड़ा दी है, लिटरली इन देयर होम्स वेर एवर दे आर हाइडिंग. हाउ कैन अ नेशन लाइक इजराइल नॉट नो that something like this will happen? And so this is narrative, this is perception, that they created this perception that the attack will come from Hezbollah, it came from Gaza. And on that day Hamas launched this attack from Gaza on 7th October 2023, the largest, biggest attack. See, when Israelis, ये काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, बट इजराइल एंड all of these formats, they keep fighting. 2 people die, 3 people die. When 2 people die, Israel goes crazy. When 3-4 happen, then तो इनका दिमाग खराब हो जाता है. But when 1,200 Israelis died and 1,500 attackers came, it stopped being a terror attack. It became an act of war. And that changed the whole thing. And Hamas was not alone. It had the potential support of Hezbollah, Syria, Egypt, Iran, Iraq, everything. The reason what you're seeing, and by the way, after this happened, 7th October 2023, I think I have a note which I've circulated a lot. Sometime in 11th on November 2020, exactly 1 month later, I wrote a note saying that this is now going to be a fight to the finish. There is no other option left. This is because by that time, Iran had equipped itself with remember, these are slides I haven't prepared 2 days ago or 20 days ago. These are slides I prepared 2 years ago. Every slide is 2 years old. Hamas was not alone. It had the support of Hezbollah. It had the support of the Iranians, Iraqis, and Iran, I had written at that time, had the best possible drones, and it was equipped for high quality missiles. And
what I'd written is that Israel will not step back. And this is going to be a fight to finish. It's a war game, which means escalation of epic proportions and the start of new geographies. There's a reason for it. Now, what happened after the Hamas attack is that Israel decided that ये act of terror नहीं है, ये act of war है. When it is an act of war, then the state responds to the act, not sporadic, not intelligence, not the whole state takes this on. Exactly what happened in Operation Sindhur. Exactly what happened in Operation Sindhur. When Pahalgam happened, within days, I was absolutely sure that India will go on to an act of war, because we had made it amply clear, even after Pahalgam, whenever PM Modi went anywhere, he categorically said that iska jawab hoga, because this is no longer an act of terror. Please remember, ये बहुत solid distinction है between act of terrorism and act of war. अगर आप इसका distinction नहीं समझोगे तो it will be very difficult for you to comprehend कि ये हो क्या रहा है. When countries decide कि ये terrorism नहीं है, then they get into a format of war. So India has categorically said that Operation Sindoor is still going on, because it is to tell the enemy that even a single attack from here means Operation Sindoor 2.0 will happen. It is to protect you and me as citizens, because people don't realize this. I've said this hundreds of times on so many talks. India is the largest recipient of terrorism in the world. 6,024 terror attacks हो चुके हैं from 1993 से 2013. From 1993 to 2013, 6,024 terror attacks, one terror attack a day. It takes away GDP, it takes away investment growth, it has economic implications, it has an impact on capital markets. जिस देश पे 6,000 टेरर अटैक हो चुके हैं, अब हमारे और आपके देश पे, मेरे देश पे, आपके देश पे, हाउ कैन यू टॉलरेट टेररिज्म फॉर सो लॉन्ग? And that is when you have to start seeing everything through the prism and lens of terrorism, which is what Israel has done. लोगों को लगता है कि ये अमेरिकन लड़ाई है. ये अमेरिकन लड़ाई नहीं है, ये इजरायली लड़ाई है, supported by the Americans. And that is what has happened. इसमें importance इंडिया के लिए बहुत है, because we had started creating these trade routes which would get us oil through Iran from Moscow. ये पूरा रूट बन रहा था हमारा. It's called the International North-South Transport Corridor. So Iran का होना हमारे लिए बहुत जरूरी. We have interest in Iran. But because of this war, those interests will take a pushback. So now oil that we were going to get was through the blue line. पहले ये पूरा Russian oil ऐसे घूम घाम के आता था. We were building these red lines so that we could get oil and gas. But that's also got disrupted. And the reason why I'm sharing this with you is because it's super critical that इसका genesis we understand, that this is not some random war taking place because the Americans and the Israelis think that Iran needs to be punished. ऐसा नहीं है. Hezbollah, Hamas, Houthis, and in Yemen and Iran itself, कि जितना भी intention is created, and their entire genesis is that Israel should not remain on this planet. And that is why they've finally taken the action. 45 years of this kind of going to and fro. There's आपको कितने सारे instances बता दूं of this war going on. But finally the Israeli decided this is it, fight to the finish. My opinion is, in this war there'll only be one winner, one loser. There cannot be stalemate. I had already predicted the war, but 15-20 days ago I had also said that ceasefire will happen. आप मेरे ट्विटर खोल के या इंस्टाग्राम पे मैंने कितने सारे वीडियो डाले हैं that the ceasefire will happen. There is no doubt about it. And today people are very skeptical. People think that we are in the middle of World War III. I don't think so. I can tell you with some bit of confidence that ये ceasefire will hold. जितने भी वॉर के ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे पूरे हो चुके हैं. There's nothing much left to do more. From here onwards, things are going to stabilize. It cannot escalate. मेरे को नहीं लगता ये escalate होगा, ये de-escalate ही होगा. उसमें कैसे negotiation होगी, किसको क्या मिलेगा, हॉर्मुज कैसे खुलेगा, वो सब धीरे धीरे पता चलेगा. यूरेनियम मिलेगा या नहीं मिलेगा. Will the Americans, be satisfied whether they get access to the uranium? I'm not getting into all those details, but I can tell you one thing for sure. This ceasefire will hold. It will not
it will not escalate. And now I'm going to come to the last portion, which is the Russia-Ukraine war. उसके बाद we get into Q&A. ये अलग ही दुनिया में लड़ाई चल रही है. वेरी क्विकली मैं 5-7 मिनट में इसको खत्म करता हूँ, सो दैट वी गेट सम टाइम फॉर Q&A, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी जाना है. दिस इज यूएसएसआर. एंड इस कॉल पे काफी लोग होंगे जिनको यूएसएसआर याद होगा, बिकॉज दैट्स सोवियत यूनियन. अब सबको सिर्फ रशिया याद रहता है, बट दिस इज लाइक द सोवियत यूनियन सुपर पावर. 1990 का ये मैप है. And that time it was the only super power with America. So दो ही पावर होते जो आज चाइना देख रहे हो एंड अमेरिका. पहले होता था सोवियत यूनियन एंड अमेरिकन. सो दिस इज 1990. So this is, like I said, this is a 1990 का map. This map changed. And by the way, ये सिर्फ मैप 1990 का नहीं है. In 1990, ये जितने भी आप देश देख रहे हो, they were protected by the Soviet Union. Poland, Romania, Hungary, Czechoslovakia, ये सारे protected by Soviet Union थे under the Warsaw Pact. Everyone only knows NATO, that American, European security, whatever. People have forgotten Warsaw Pact. So in 1990, not only was Soviet Union so big, but it also protected nations. Okay, so this is 1990. In 1991, the Soviet Union broke up. Again, can't get into too much detail, बहुत टाइम चला जाएगा. The Soviet Union broke up, just like what they want in India. पंजाब अलग चाहिए, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में 6 देश बन जाने चाहिए, असम में बोडोलैंड हो जाना चाहिए, खालिस्तान बन जाना चाहिए. अपने देश में थैंकफुली ये हुआ नहीं, इसको बैल्कनाइजेशन कहते हैं. बट ये सोवियत यूनियन में हो गया. 15 देश बन गए उसमें. एक ऑब्वियसली कुछ तो हुआ होगा, लाइक ऐसे डिटेल में नहीं जा सकते, टू मच टू कवर. उनमें से 15 देश बन गए. उनमें से एक देश बना जिसका नाम था यूक्रेन, ये 6 नंबर पे, ये येलो वाला. और सोवियत यूनियन इतना बड़ा है, आप देखो इतना बड़ा है कि 6 नंबर वाला देश यूक्रेन वो यूरोप में आता है. एंड ये 11वां नंबर वाला देश जो कजाकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया में आता है. कैन यू इमेजिन हाउ बिग? आज भी ये रशिया है, ये इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. रशिया इज स्टिल द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इवन आफ्टर स्प्लिटिंग. सो दिस इज यूक्रेन. And it's one of the biggest, most largest nations inside Europe. So this became whatever. I mean, so fine, life was going on, but NATO भी बदल गया. एंड वॉर्सो पैक्ट से जितने भी प्रोटेक्टेड देश थे वो सारे नेटो में चले गए. सो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, प्लीज गो बैक टू दिस स्लाइड. ये सारे जो रेड में थे, रेड का मतलब सोवियत यूनियन, दे टर्न ब्लू. सो नॉट ओनली डिड रशिया बिकम वीक, its influence in Europe disappeared. ये over this from 91, फिर 91, 95, 90, या चार्ट में आपको दिखाता हूं. 1990 में नेटो के 16 मेंबर होते थे. 2021 तक आते आते 16 सारे, मतलब this went to almost 30 members. At every time the Russians would tell the Americans कि अब और मत करो, फाइनल लाइन ये मत करो, and the Russians and the Europeans would give an assurance कि नहीं करेंगे. But there was one line that was unbreakable, which was Ukraine. There's a reason for it. The reason is Ukraine is the land on which every time Russia has got attacked in 200, 300 years, whether Napoleon or whether through Hitler, everyone has come only through Ukraine. Ukraine has flatlands. It is the granary to the world. वहाँ पे wheat production सबसे ज़्यादा है, flatland है, easy to move infantry, easy to move tanks, easy to move material, and food is available. So on Russia, if ever someone plans to attack, they always come through Ukrainian land. NATO wanted to make Ukraine also part of NATO. And ये 2014 में चालू हो गया काम कि यूक्रेन ने बोला हम इंडिपेंडेंट देश हैं. वो तो चल ही रहा था, 91 से इंडिपेंडेंट थे, मगर दे नेवर आस्क्ड फॉर NATO. 2014 में ज़ेलेंस्की आया, ही सेड मेरे को NATO बनना है. उस वक्त रशिया ड्रू द रेड लाइन, सेइंग अगर ये ऐसा हुआ तो इट विल बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बिकॉज इट इज एन अटैक ऑन द मदरलैंड. ये आप शायद अलग तरीके से समझोगे. मैं अगर आपको बहुत वियर्ड एग्जांपल देता हूं, अगर पंजाब बिकम सेपरेट, वो खालिस्तान बन जाता है, इट बिकम द कंट्री. थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बट प्लीज बेयर विद मी. कंट्री बिकम्स खालिस्तान एंड देन इट हैज अ बॉर्डर विद दिल्ली.
fair enough, चल रहा है, दुनिया चल रही है, but suddenly Khalistan, the country, goes to China, says that I'm very worried that India will attack us. I need protection. We need Chinese boots on the ground. And people on this call are sitting in Surat and Bombay, they're sitting in Vapi, and you all are sitting, some of you probably in Delhi, God knows where you are sitting. But can you imagine Chinese boots on Delhi's borders? That is the Ukraine-Russia problem. I'm not justifying the war, nor am I saying it's correct. All I'm telling you is that's the background. And that is why the Ukrainian war started. Russia supplies gas and oil and everything passes through Ukraine into Europe. So जो देश अब उनका सबसे बड़ा एनिमी है, विच इज पोलैंड, 90% गैस पोलैंड की रशिया सप्लाई करता है थ्रू यूक्रेन. जर्मनी, फ्रांस, सबकी गैस सप्लाई रशिया से आती थी. So two things are happening. European gas is now coming from Middle East because they can't buy Russian gas because वो तो फिर उनका enemy है. And second thing that is happening is Ukraine का 10% land अब रशिया के हाथ में है. That is how big the invasion has been. वो buffer land create कर दिया है. And so obviously sanctions काम नहीं आए. What is all this leading to? मैंने अभी 1 घंटे से मैं डायलॉग मार रहा हूँ between Bangladesh, subcontinent, Middle East, Russia. What is it leading to? It's leading to these 4-5 things. It's leading to commodity prices. And remember, please remember, ये आप देख सकते हो, ये मेरा watermark है 24 का. ये मैंने कल नहीं लिखा है. So it has led to increase in commodity prices. You saw the prices for gold go up. You saw the price for silver go up. You've seen inflation go up in the world. अमेरिकन डोंट नो व्हाट इन्फ्लेशन इज. अब जाके उनको लग रहा है कि बॉस इन्फ्लेशन आ गई है, दूध के दाम बढ़ गए, ये दाम बढ़ गया, कॉफी का दाम बढ़ गया, फूड का ऑब्वियसली बढ़ेगा. पूरी दुनिया इफ इट्स फाइटिंग, देयर इज अ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स, जस्ट एज व्हाट हैड हैपेंड इन ड्यूरिंग कोविड. चिप्स नहीं मिल रहे थे, सप्लाई चेन्स खराब थी. अब बाय द वे आज फिर से ये चालू हो गया है. ऑटोमेकर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज यू कुड हैव सप्लाई चेन्स फॉर पेंट्स बिकॉज ऑयल बीइंग अ बाय प्रोडक्ट. There's also a complete breakdown in trust. कोई किसी को trust नहीं करता. I read this brilliant article that India is not a mediator. It's not a peacekeeper. It's a builder of trust. And ये बहुत सही dialogue मारा है. किसी ने article लिखा था. It's that India is not in the middle of is not a mediator country. It is the builder of trust between nations that are fighting. And so I think that's a very big positive for India. There is oil politics going on. And धीरे धीरे there will be the shift from Middle East to look East. Look East का मतलब Asia will become very, very prominent. These are some of the black swans that are leading to these shifts in the world. What does it mean for you? It means that national security matters the most. Your capital markets is irrelevant. If अगर आपका देश ही सुरक्षित नहीं है तो आपके capital markets का कोई फायदा नहीं है. I mean, you can have the best capital markets in the world. You can be sitting in UAE and yet you can be in trouble. इमेजिन, किसने सोचा था कि बुर्ज खलीफा में बैठे के कोई कॉफी पी रहा है उसके ऊपर ड्रोन आ जाएगा. सो यू कैन बी अ वेरी ग्लिटसी कंट्री, very nice looking country, but if you're not safe, then it has of no use. So first of all, invest, make sure that you become a safe and secure nation. Once that happens, please remember, booming markets में mistake होते हैं. And वो period खत्म हो गया है. 2024 तक ये booming market था. I was very skeptical till 2024. I'm beginning to turn very bullish on the markets. One of those rare times I can say very safely, I do think that we are looking, valuations are looking good. 2024 से पैसे नहीं बने, 2 साल हो गए. सो टाइम करेक्शन हो चुका है. कई स्टॉक 50% डाउन है, ढंग की कंपनियां 35-40% डाउन है. सो वी हैव कम टू ग्रेट वैल्यूएशंस. टाइम करेक्शन हो चुका है. मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरे हिसाब से सीज फायर विल स्टे. My boldest prediction is that the world is entering into one of its most peaceful eras because दो देशों ने ठान लिए कि टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर. यानी कि ईरान हो या पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, 50 बारी सोचेगा टू कंडक्ट एन एक्ट ऑफ टेरर because now they know that the price is so high that they can get decimated. When you become terror free, सब निवेश करने आते हैं, investments go up, GDP expands. Exactly what has happened for India from 2014 to 2024 or 2026. People want to invest in a safe nation. Who wants to invest in an unsafe nation? If this happens, we are entering into a 40-50 year era of peace and prosperity. It can only mean that this is one of the best eras for investing, provided you don't make mistakes. Please don't make big mistakes. Multi-asset funds,
आर अ ब्रिलियंट स्टोरी। एक्सपेंसिव इंडस्ट्री से दूर रहिए, केवल इक्विटी पे मत फोकस करिए। आप लोग एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं इस कॉल पे। 2024 में सबने स्मॉल कैप खरीदा और 2025 में सबने गोल्ड खरीदा, दोनों के टाइमिंग गलत थे। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट एंटर एट द पीक। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग स्टे अवे फ्रॉम एक्सपेंसिव इंडस्ट्रीज, डू नॉट मेक मिस्टेक्स ऑफ बूमिंग मार्केट्स। दिस इज द टाइम टू कंसोलिडेट। ये टाइम पे अगर यहां से इन्वेस्टमेंट आपको रंग देगी, पीसफुल एरा बन रहा है। आई एम गेटिंग वेरी वेरी बुलिश ऑन द मार्केट्स। एंड अगर प्रूडेंट जैसा स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट कर रहा है, पैसे बनने ही बनने हैं। टेक अ 7 to 8 year व्यू ऑन दिस नेशन। दिस इज अ वेल क्रिएटिंग नेशन। जय हिंद। आई स्टॉप टॉकिंग एंड स्टॉप शेयरिंग माई स्लाइड्स बिकॉज मैंने काफी बात कर ली। Any questions or anything that you have in mind, I'm happy to answer. Yeah, thank you, Karan sir. I think dear participants, अगर आपके कोई भी सवाल है, you can put it in the chat box or Q&A section. We'll be happy to answer those questions. There is a question, sir, regarding the NATO is finished as US is withdrawing from NATO. Say that again? Is NATO as a concept is finished? ऐसा No, क्या? no, no. So, yeah, the Americans are now asking NATO to be self-sufficient. They're saying Americans don't want to keep paying for American soldiers, American aircrafts, American boots on the ground in NATO because everything costs billions of dollars. And so they're saying either you pay us and we will become your rakhwala, otherwise we walk off. So there is a chance that the relationship between NATO and America is also shifting. This is a fact. And that is why the whole world is on its head. See, the Americans wanted NATO help, but that didn't come in the Iran-Israel conflict. But NATO wants American help to solve Russia and Ukraine. Look at the dichotomy. So the Americans are also now very smart. They're saying, "Tumko hamari help chahiye, you will have to pay for it." And Europeans is a very important question. I'm glad you asked. Bhanu, ये क्या था? मैं आपको थोड़ा बताता हूँ. It has a direct linkage to capital markets. European expense to defense industry was less than 1%. They were not investing. Today that has gone to 3 to 4%. Stock markets and defense stocks in Europe have gone haywire. So another question is that can India form any association organization with neighbors like NATO, except Pakistan, of course? Yeah, so we had something known as SARC. If you all remember, SAARC, but SARC का objective नहीं meet हुआ. It always ended up with, it didn't meet its objective. So the new format, what we have is Quad, QUAD. उस Quad में 4 देश हैं, America, Japan, Australia and India. They've come together not for a security arrangement, to make sure that waters, international waters are free flowing. यानी कि अगर कल कुछ हुआ तो Malacca Straits, Andaman and Nicobar. By the way, the biggest choke point in the world is Malacca Straits. ये 3 से 4 साल के बाद आप उसके बारे में जरूर सुनोगे. Could be an issue. Malacca Straits को फ्री रखने के लिए 4 nations have come together, which is India, Australia, China, America and Japan. Right. Another question is, sir, which side is India in the Middle East war, and how does not taking a side will impact us going forward? Great question, whoever has asked that question. I want to answer this with some bit of little depth because this is not just about the Middle East. I mentioned in the slide, Bhanu, if you remember, मैंने कहा था in that thing, I said India is the creator of trust. Because remember, Bhanu, अब देखो क्या फॉरेन पॉलिसी चल रही है इस वक्त. हम ईरान के भी दोस्त हैं. चाबहार पोर्ट में हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे हुए हैं और ईरान हमारा बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का था. और हम इजराइल के बहुत करीब हैं. You've seen Prime Minister, the 2 Prime Ministers, their relationship. We're very close to the Israelis. We get very high-tech technology from Israel. We're reasonably okay with the Iranians. Look at the other side. We're very close to the Americans and we're extremely close to the Russians. आपने इतनी डायकॉटमी कहीं नहीं देखी होगी. That 2 लोग जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उनके बीच में एक देश सबके साथ बात कर रहा है. So in this context, I want to make this very clear to everyone. India is not taking sides because we have taken the side of India. What we are saying is जिस देश के साथ हमारा फायदा होगा, wherever we are benefited, we will side with that.
In fact, even with China, where we've lost soldiers and we've had serious issues, unke saath we are friends and enemies today at the same time. So I want to make this very clear. Strategic autonomy of India का मतलब we will be friends with any nation जिसके साथ हमारा फायदा होगा. Right, sir. Another question is that this is regarding investment today. Which category of funds we should invest for a period of 5 years plus? I would think it's time to go to equities because these are good times to go to equities. ये आपको stock prices, by the way, इस अभी भी गिर सकता है because सब कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब मार्केट यहां से बढ़ेगी. मैं ये कह रहा हूं कि मटेरियल माल खरीदने का टाइम अच्छा है. 35-40% स्टॉक्स डाउन है. ढंग की कंपनीज, जो महंगी कंपनीज है अभी भी काफी महंगी है. अगर आप ध्यान से अपना ही रिसर्च, प्रूडेंट का अगर आप, भानु आपका भी, आपका इतना अच्छा रिसर्च है, जी. if you choose funds carefully, this is the time to enter equities. I Any will not specific say category? मतलब mid cap, large cap. I think the I question was would go regarding. for flexi cap. सिंपल कीप लाइफ वेरी सिंपल. अच्छे से 2 या 3 फ्लेक्सी कैप चूज करिए, इन्वेस्ट करिए, 7 साल का व्यू लीजिए, पैसे बनेंगे. There's a question on regarding the I think multiple questions, तो उसको समराइज करता हूँ कि यूएस इकोनॉमी और यूएस डॉलर के बारे में फ्यूचर कैसा लग रहा है. डी डॉलराइजेशन के ऊपर बहुत बात करी है. लोगों ने बोला है कि डॉलर की दुनिया खत्म होती जा रही है, डॉलर नहीं रहेगा. मेरा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है. आई डोंट थिंक इट बी दैट इजी. रिप्लेसमेंट कोई नहीं है. रेमनीबी युआन अभी उस लेवल के वहां तक पहुंचा नहीं है. आई डोंट थिंक दैट दे हैव रीच्ड दोज लेवल्स दैट दे विल रिप्लेस. 80% ऑफ ऑल ट्रेड स्टिल हैपेंस इन डॉलर. एंड एंड रिमेंबर, जिस जिस देश ने डी डॉलराइजेशन की कोशिश करी, वेनेजुएला, ईरान, दे डोंट एग्जिस्ट नाउ. So China wanted to buy oil in yuan through Venezuela and Iran. Those sources are gone. So I'm not very hopeful that de-dollarization will happen. The dollar will remain a very, very potent and a currency of importance for some time. And chance of a BRICS currency separate. So yes, that is a possible. All these are possibilities, but it doesn't take away the importance of the dollar. So there will be the attempt to create a BRICS currency. There will be the attempt to create alternate. So remember, what are central banks doing? They were buying gold because they wanted to de-risk from dollar and they wanted to peg back to the gold. Banu, why did gold go up? Technical reason was that all the central banks were buying gold because they wanted to remove the dependence on dollar. But now it's shown that the dollar remains because finally the trade is happening back in dollar terms only. So I am not saying that the dollar will not lose its appeal. It will, but not now. Abhi nahi. It's still far away. Right, sir. There is a question that you said that this war of Israel and USA is playing supportive role. If this is war against terror, then why Israel is allowing Pakistan, a terrorist country, to mediate? No, it's not. It's not. Israel is not allowing. This is an American decision that to involve. And by the way, why is Pakistan involved? Because remember, Pakistan is I categorically said this on this talk. It's the 24th province of China. It's not a country. It's just one province of China. And who is suffering in this war the most? China. There's 50% of their oil comes through Strait of Hormuz. 70% is supplied by Iran. तो एक देश जिसकी सबसे ज्यादा हालत खराब है इस वॉर में, वो चाइना है. लोगों को लगता है ईरान है, इजराइल है. नो, इट्स चाइना. And nobody is speaking about it. हाँ, And nobody is speaking about this नो वन इज situation. स्पीकिंग अबाउट इट. वो चुप करके बैठा हुआ है. सो उनका प्यादा कौन है? हु इज द वन दैट कैन स्पीक टू अमेरिकन्स एंड टेक चाइनीज इंटरेस्ट? पाकिस्तान. That is why Pakistan is at the center, because China wants it. Why did Iran also say, okay, we'll talk? Because China pushed Iran. China has substantial investments in Iran. They pushed for the negotiations. They pushed Pakistan to initiate all this. Backstory is that. Right. Another question is that as an Indian economy going forward, China will be a big competitor. US, जैसे आपने बताया, रशिया के बाद अब शायद China is there to counter USA in some way. इस पूरी स्टोरी में हमेशा दो लोग पावरफुल रहे हैं. इंडिया बनना चाहता है, कोशिश कर रहा है. Where does it stand between the two bigger power now currently, China and USA?
That's a really good question, and इस क्वेश्चन को लेकर is the reason why India will have to negotiate headwinds very carefully, because none of these two nations will want us to become powerful, because 140 करोड़ लोग हैं, छोटे नहीं हैं. Men material matter the most. जिस देश में इतनी संख्या हो और अगर वो एक अच्छे पाथ पे निकल जाए, then can you imagine what we can become? Both the Americans and the Chinese will want us to derail. तभी तो farmers protest, तभी in what's this, दिल्ली में मेरे यहाँ पे बॉर्डर पे प्रोटेस्ट रेड फोर्ट पे प्रोटेस्ट. एवरीथिंग इज टू derail the progress. Right, sir. Another question is, having investment in global funds is a good idea as a fund of fund, including Yes. China currently? Yes, it's a good idea, provided you do not invest in what is the biggest trade. Do not, if you start investing in AI companies now, पैसे नहीं बनेंगे. What section of the world is not moving? Pharma. Pharma is not moving, consumer is not moving, consumer durables is not moving. वहां पे अगर हम डालेंगे ध्यान से, तो वहां पे पैसे बन सकते हैं. अगर हम वापस एनवीडिया में डालेंगे तो पैसे बनना थोड़ा सा मुश्किल है. You And please these invest. yes, sorry, continue. Now, do invest globally, but invest carefully in sectors that have not moved. Exactly the same in India. Okay, वही मेरा सवाल था कि similar to India. Exactly the same thing in India. Okay. मेरे बहुत करीबी मित्र हैं विजय मंत्री, वो सिर्फ यही बात करते हैं आजकल के फार्मा में डालो. पार्ट्स ऑफ आईटी लुकिंग सो इंटरेस्टिंग. So there are sections that are available and they are fairly cheap. Cheap मतलब they've not moved. और अब तो और भी सस्ते हो गए हैं. Very interesting question, sir. I think important question. I'll say that they are promoting UPI in other countries. Last 2-3 साल में हमने देखा है. Yeah, How yeah. this will help in India in economic terms and trade terms? So the world moves on SWIFT. Every time you do a transaction, SWIFT, it's a weapon. If they don't, sanction हो गया था रशिया पे, SWIFT बंद हो गया. Russia could not move its money. And that is a weapon. And India has created its own money movement channel, so that if ever sanctions come on India for whatever reason, at least it has a model of moving money. That is why UPI is now exporting to other countries, so that you can have an answer to SWIFT. SWIFT runs the world. I'm not saying that tomorrow UPI will replace it, but you must have some channels that are available in if someone hurts your economic interest in the future. Right. There is a contra question, sir. आपने कहा defense should not be a preference in terms of sector, and also you said that going forward India को आपको strong रखना पड़ेगा. जो ज़्यादा protected रहेगा, strong रहेगा, वो ज़्यादा safe and economically grow करेगा. So उसके लिए defense में of course we will give some for next. So how is it, sir? No, so the point I was making is, अगर आप देखो, हम लोग एज सिटीजन्स क्या कर सकते हैं भानु, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाउ कैन वी मेक द नेशन, लेट्स स्टार्ट विद दैट, हाउ डू वी मेक द नेशन स्ट्रॉन्गर? So everyone, I'm saying, I'm not giving you political answers out here. I'm giving you straight answers that your biggest responsibility is go and vote when your chance comes. Who you vote to is not my point, but you have to go vote. You become a safe and secure nation when that's your weapon. वही तो है आपके हाथ में. And you have to become an aware citizen कि what is right for you, what is right for the nation. You have to take decisions accordingly. Then comes your decision कि मेरे को equity में जाना है. Then it comes down to मेरे को कहाँ जाना है. But first, as a nation का citizen, you have to make your country safe. And we always get this chance. Like, for example, today, 4 states are going in for elections. I mean, Delhi just finished with its elections. Maharashtra just finished. What I'm saying is, again, who you vote for is not my concern. But you and me must go and vote as nations. In that sector, then comes the issue of defense. In defense, we started exporting. 38,000 crores का डिफेंस हो गया अपना एक्सपोर्ट, 63% इंक्रीज. आई थिंक दैट दिस विल बिकम द बिगेस्ट सेक्टर इन टाइम्स टू कम. महंगा हो गया है, तो प्रॉब्लम इज महंगा हो गया है, बट इसमें अभी भी 60-62 कंपनीज हैं. तो किसी को थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, किसी एएमसी को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू फिगर आउट व्हाट आर द नेक्स्ट बिग स्टोरीज इन द डिफेंस सेक्टर. काफी महंगे हो चुके हैं स्टॉक्स, बट कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें. आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन द डिफेंस सेक्टर.
Right, sir. Then I'll just ask one last question, sir, before closing. I'll also just quickly look at some Yes, interesting please. yeah, there's from Kashyap, there's an interesting question. As per talk, India is now safe for investment, and why are FIIs flowing out in such heavy 2 to 3 years? It's very important to understand that. See, FII is an investor who, well, if I give this answer in a very straightforward manner, तो maybe we won't like that answer, but मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि मैं जो भी बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। तो भानु, इसमें क्या हुआ है कि शायद हम लोगों ने ही एफआईआई को एंड प्रमोटर को एग्जिट दे दिया है। अब देखिए, 32,000 करोड़ ऑफ एसआईपी इज, और उसका एनुअल नंबर आप देखिए कितना है। ओके, दैट इज द एफआईआई आउटफ्लो। सो अगर कोई निकल रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा है ना। Correct, sir. मैं आपको बता रहा हूं, इट इज बिजार। 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले आप इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर खोलो, पहले 6 पेज पे कोई खबर नहीं है, सिर्फ आईपीओ के एडवर्टाइजमेंट्स है। What does it show? That the promoter is getting an exit. So in some sense, we have provided the exit. The domestic investors have provided an exit to foreigners and to promoters. So I'm not saying कि हमने गलत किया है. What I'm saying is, in this movement, we've let the FIIs go. So they found stocks to be expensive. Plus, remember, when times get tough, everyone runs to home country. So two things happened. We provided an exit, valuations were high, and the dollar versus rupee, the rupee's depreciation also hurt their returns. In dollar terms, they were not making more than 3 to 4%. So all three things came together. We provided the exit, they were not making enough money, valuations were high. All three things are also reversing. I do think at some stage, maybe very close, near future, in about a few months, maybe 6 months, I do think FII inflow will start. I think it's already started in pockets, by the way. Right, sir. Last question, which I just want to ask multiple times, पूछा गया. I think the information which you gave is exhaustive. Could there be good books we can read on this geopolitics situation and wars? Yeah, there are. My table is full of it. There's one book called, इसका नाम ही चोक पॉइंट है. Can you read it? Yeah, yes, इसका yes. नाम ही चोक पॉइंट है. इस पूरी किताब में अमेरिकन चोक पॉइंट्स ही डिस्कस करे हैं. बाय द वे, हॉर्मुज जैसे 28 चोक पॉइंट है इस दुनिया में. इसमें फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स, इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स, ट्रेड चोक पॉइंट्स. इट्स अ बुक कॉल्ड चोक पॉइंट्स बाय एडवर्ड फिशमैन. इट्स अ ब्रिलियंट बुक. अगर किसी को डीप रिसर्च करनी है ऑन व्हाई नेशंस गो टू वॉर, जॉन मर्शमायर, आजकल मैं उनसे सहमत नहीं रहता हूँ. आई हैव व्यूज अलग फ्रॉम हिम, बट ही इज द स्कॉलर ऑन व्हाई नेशंस गो टू वॉर. It's called Tragedy of Great Power Politics, John Mershmeyer. And my favorite, and perhaps something that we should all read, is a book called Chaos Under Heaven. It's the China versus US conflict. It's a book by Josh Rogan. ये 3 पढ़िए, नहीं तो मेरे को फोन करिए. Thank you so much, Karan sir. I think it was wonderful learning so much from you on the current situation. बहुत बार हम लोग headline ही समझते हैं, headline ही पढ़ते हैं, but I think this the crux is behind जो हमको शायद दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है, and that decides the future. I think जो हम लोग आज समझे, I think वो हमको at least थोड़ा आइडिया देगा कि आगे क्या होने वाला है, how could this be. Very positive Just thing. sorry Bhanu, मैं interrupt कर रहा हूँ because I know it's coming to the end, but I want to leave everyone with one last point. I am turning super bullish that this world is entering into a peaceful era, and I'm turning really bullish on markets. ये 5 साल तक मेरा ये view नहीं था. So I do think this is going to be a really interesting era for peace and prosperity, interesting era for capital markets. Great sir, thank you so much Karan sir. Thank you partners, investors जो आज आए हम सब ने, जिन्होंने सुना. I think very positive as Karan sir said. Let us go very aggressively. हमारे पास जो investments है, as an investor आपको आपके advisor के साथ
बात करनी चाहिए इमीडिएटली कि यू वांट टू डिप्लॉय सम मनी अगर आपके पास हो, एंड आई एम श्योर आपके एडवाइजर्स विल गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस कि यहाँ से 3-5 साल के लिए हम लोग एटलीस्ट, अगर मैं इक्विटी का व्यू ले रहा हूँ तो कौन से फंड्स 5 कैटेगरीज साल आपके लिए सूट, 5 साल है तो कौन सा फंड्स कैटेगरी आपके लिए सूटेबल रहे. So with this, we are closing today's session. Thank you, Karan sir. Thank you everyone who has come for today's थैंक यू session सो and मच, attend. थैंक यू फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू मी. सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, बट टू एवरीवन ऑन द कॉल, थैंक्स सो मच. Thank you, Karan sir. Thank you so much. Thank you so much.